तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एलएलएम एग्जाम ऑब्वियसली आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस और मतलब आईपीसी आरपीसीएस लेबर लॉज। तो इनफैक्ट लेबर लॉज में दो लॉज इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाते हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो ऑब्वियसली मतलब कुछ लेबर कोड वगैरह भी अब तो करंट के हिसाब से रेलिवेंट हो जाएगा, बट नेवरदलेस दीज लॉज एटलीस्ट केसेस तो इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। तो सबसे पहले ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में आया था। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ट्रेड यूनियन में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं वो देख लेंगे। फिर उसके बाद फिर क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी क्या होता है ये देख लेंगे हम लोग। इम्यूनिटी क्या होती है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेयरर्स देख लेंगे। चेंज ऑफ नेम कैसे होता है। अमालगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस। फिर डिसोल्यूशन, टू सबमिट रिटर्न्स कॉग्निजेंट ऑफ ऑफेंसिव क्लास। ठीक है, शुरू करते हैं। इसके डेफिनेशन में बस एक दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाएगा आपका ट्रेड डिस्प्यूट क्या है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है जो जनरली लोग गलत कर जाते हैं, a dispute between workmen and workmen is also a trade dispute, ठीक है, और between employers and employers, or between employers and employers is also a trade dispute, but it must be connected with the employment or non-employment of, or the terms of employment or the conditions of labor of any person and workman of any person, ठीक है, conditions of labor of any person, and workman means all persons employed in trade or industry whether or not in the employment of the employer with whom the trade dispute arises, ये भी important है। वर्कमैन की डेफिनेशन क्या है, मींस ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री whether or not in the employment of the employer जिस with whom the trade dispute is related। उसी तरह ट्रेड यूनियन क्या है, any combination whether temporary or permanent formed primarily for the purpose of regulating the relations between workmen and employers, or between workmen and workmen ये भी, or between employers and employers ये भी, or for imposing restrictive conditions on the conduct of any trade or business, and includes any federation of two or more trade unions, ठीक है। Provided that this act shall not affect any agreement between partners as to their own business, ये भी important है। Any agreement between partners as to their own business, any agreement between an employer and those employed by him as to such employment, इससे affect नहीं करेगा। Any agreement in consideration of the sale of the goodwill of a business or of instruction in any profession, trade or handicraft, बाकी छोड़ दो ये सब। Any seven or more members of a trade union में भाई सब्सक्रिप्शन रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कि आप बताइए, ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन ईच स्टेट का, तो ऑब्वियसली वो स्टेट अपॉइंट करेगी, ठीक है, ये सब नहीं जरूरत है। पावर टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर, ये सब नहीं जरूरत है। अब आगे आ जाता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द ट्रेड यूनियन हैज कंप्लाइड विद ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इसका रजिस्टर मेंटर कर देगा, सर्टिफिकेट एक देगा। अपील registered office, all communications and notices to a registered trade union may be addressed to the registered office। Certain acts not to apply to registered trade unions, कौन कौन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, कंपनीज एक्ट 1956 shall not apply to any registered trade union, and the registration of any such trade union under any such act shall be void। तो सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी एक्ट नहीं अप्लाई करें। ऑब्जेक्ट्स, बस इसका सेक्शन का नाम याद रखिए, ऑब्जेक्ट्स ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंट, यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ब्ला ब्ला ब्ला, प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल सोशल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये सब, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज, ये भी कुछ बोला गया कि एक सेपरेट फंड हो सकता है। और कहीं ये कहा गया है इनफैक्ट उसी में रजिस्ट्रेशन वाले में कि एटलीस्ट 50% ऑफ मेंबर्स जो है ट्रेड यूनियन के उस प्रोफेशन से रिलेट होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई मुझे चाहिए कि मैं एक ट्रेड यूनियन बनाऊं और इट शुड बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, तो मैं अमित शाह जी को और मतलब नरेंद्र मोदी जी को उसका मेंबर बना लूं और बोलूं कि भाई ठीक है ट्रेड यूनियन बना रहा हूँ। मतलब बेसिकली उसमें 90% लोग बीजेपी को, 10% लोग एम्प्लॉई हो, तो ट्रेड यूनियन नहीं बनेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स ये सब,
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो नो ऑफिस बेरर मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए इंसेंटिवाइज कर रहा है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होना चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग, ठीक है। 120 बी के लिए नहीं लाइव उसको कॉन्स्पिरेसी के लिए लाइबल करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरिंग एनी सच ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 15 में दिया हुआ है, अनलेस द एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। सिविल लाइबिलिटी से भी कुछ केसेस में बचा रहेगा, इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन or any office bearer or member thereof in contemplation in respect of any act done in contemplation or furtherance of a trade dispute to which a member of the trade union is a party on the ground that only such act includes some other person to plead, तो इस ग्राउंड पे सच एक्ट जो उसने एक्ट किया था इट इंड्यूसेस सम अदर पर्सन टू ब्रेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दैट इट इज एन इंटरफेरेंस विद द ट्रेड बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ सम अदर पर्सन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब राइट तो होंगे, टू इंस्पेक्ट बुक्स, राइट ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन, 15 साल के बाद ही कैन बिकम ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। अब बहुत ज्यादा नहीं जानने की जरूरत है। चेंज ऑफ नेम हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 में नोटिस वोटिस देना होगा। डिसोल्यूशन, नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन साइंड बाय 7 मेंबर्स एंड बाय सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन, ये छोड़ो। रिटर्न्स पावर टू मेक रेगुलेशन, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें इसके एक बार केस लॉज देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, तो ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। हमने डेफिनेशन, रजिस्ट्रेशन, रिकग्निशन, कोई इसमें कोई केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्यूनिटीज, रोहतास इंडस्ट्रियल स्टाफ यूनियन इम्यूनिटी से रिलेटेड है, और RS रुइकर वर्सेस एम्परर। बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, जस्टिस कृष्णा अय्यर का है, 1978 का केस है। इसमें डेफिनेशन ऑफ मतलब वर्कमैन को ब्रॉडन किया गया था, सब कुछ किया जाता है। अब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जगबीर सिंह BC से रिलेटेड है, लेकिन अब 1982 में शायद अमेंड किया गया था वर्कमैन के डेफिनेशन पे, देख लेते हैं। तो वर्कमैन के डेफिनेशन को अमेंड किया गया था, ऑल्दो दैट हैज नॉट बीन, उसको फोर्स में नहीं लाया गया। तो ये आप बस याद रख सकते हैं, इनफैक्ट उसके बाद ही होगा। सॉरी, इंडस्ट्री के डेफिनेशन को इसमें वो किया गया था, एक बार देख लेते हैं। बैंगलोर वाटर सप्लाई में इंडस्ट्री के डेफिनेशन को ब्रॉडन किया गया था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1982 में होना चाहिए, लेटेस्ट इंडस्ट्री, ठीक है। वन 1982 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाकी और कोई केस इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कमैन, इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्कमैन ऑफ फायर स्टोर, नो नो नो। नहीं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आगे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट पे आ जाते हैं। इनफैक्ट इसमें एक हमारी काम लायक चीज मिलेगी। पहले ये देखते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1948 में आया था, मुझे याद है 1947 में, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अवार्ड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और एनी क्वेश्चन, अवार्ड मींस एन इंटरिम और अ फाइनल डिटरमिनेशन, इंटरिम इंक्लूडेड है, ठीक है। ऑफर एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर बाय एनी लेबर कोर्ट, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। आर्बिट्रेशन अवार्ड भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोर्ड ऑफ लेबर की भी बात की, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की भी बात की गई है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन पूछा जाएगा वैसे इंडस्ट्री है या नहीं, तो उसको आपको अब तो आफ्टर मतलब चूंकि ये अमेंडमेंट तो फोर्थ में आया नहीं है, और आफ्टर बैंगलोर वाटर सप्लाई सब कुछ इंडस्ट्री में आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
employers or employers, or between employers and workmen, or between workmen and workmen, ठीक है, connected with employment or non-employment or the terms of employment or with the conditions of labor of any person, ठीक है। अब लेबर कोड में, the labor code constituted under section 7, lay off means the failure, refusal, or inability of an employer on account of shortage of coal, power, or raw material, or the accumulation of stocks or the breakdown of machinery, ठीक है, to give employment to workmen whose name is borne on the muster rolls, ठीक है। इस explanation में every workman whose name is borne on the muster rolls of the industrial establishment and who prepares himself for work in the establishment at the time appointed for the purpose during normal working hours on any day is not given employment by the employer within 2 hours of his presenting himself shall be deemed to have been laid off for that day within the meaning of the clause, एक दिन के लिए होता है। लॉकआउट एल में है, एल फॉर लॉकआउट, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस, और ये बाय द एम्प्लॉयर होता है, the refusal of employer to continue to employ any number of persons employed by him, ठीक है। Retrenchment means the termination by the employer of the service of workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action. But does not include retrenchment में voluntary retirement नहीं आता है, retirement of the workman on reaching the age of superannuation वो भी नहीं आता है, termination of the service of the workman as a result of non-renewable of the contract of, तो termination भी retrenchment नहीं है, termination of the service of workman on the ground of continued ill health। स्ट्राइक वो करेंगे, वर्कमैन करेंगे, सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एक्टिंग इन अ कॉम्बिनेशन और कंसर्न रिफ्यूजल। ट्रेड यूनियन refers to trade union registered under trade union act, इसका मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट कोड, ठीक है। वर्कमैन मींस एनी पर्सन including an apprentice employed in any industry to do any, अब ये important है, manual unskilled, apprentice भी include होता है, manual unskilled, skilled, technical, operational, clerical और supervisory work, ठीक है, for hire or reward, whether the terms of employment be express or employed and for the purposes of any proceeding under this act in relation to an industrial dispute, but does not include any such person who is मतलब subject to Air Force Act, ये सब Army Act, employed as police service or officer, who is employed mainly in managerial or administrative capacity, वो workman में नहीं आएगा, who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 10,000 rupees per month or exercises either by nature of the duties attached to the office or by reason of the power vested in him function mainly of managerial nature। तो important है, वर्कमैन की डेफिनेशन यहाँ से अप्रेंटिस भी आता है, कोई भी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लरिकल और सुपरवाइजरी वर्क भी फॉर हायर और रिवॉर्ड, ठीक है, वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड in relation to an industrial dispute includes such person who has been dismissed, discharged, or retrenched in connection with or as a consequence of that dispute, और whose dismissal, discharge और retrenchment led to that dispute। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं है, जो इसमें एयरफोर्स एक्ट, आर्मी एक्ट, जो कि पुलिस सर्विस में है, या जो मैनेजरियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में है, या जो सुपरवाइजरी नेचर में है, या तो 10,000 पर मंथ से ज्यादा सैलरी लेते हैं, या उनका फंक्शन मेनली मैनेजरियल नेचर का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। Employer discharges, dismisses, retrenches services of an individual workman. Any dispute or difference between that workman and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, or retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute, notwithstanding that no other workman nor any union। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्क्स कमिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन, ठीक है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार कैंसिल भी कर सकता है।
National tribunals, disqualification for presiding officers of labor courts, tribunals and national tribunals, filling of vacancies, finality of orders constituting boards, notice of change, setting up of grievance redressal machinery, reference of dispute to boards or tribunals, ठीक है? Where the appropriate government is of the opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, very important. It may at any time by order in writing refer the dispute to a board for promoting a settlement, board of conciliation, refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a court for inquiry, refer the dispute or any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute if it relates to any matter specified in the second schedule to a labor court for adjudication. ठीक है? Whether it relates to any matter specified in the second schedule or third schedule or a tribunal for adjudication. ठीक है? आगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा? टेन ए में आर्बिट्रेशन को भी वॉलंटरी रेफरेंस हो सकता है, बस इंपॉर्टेंट ये है अब ये सब नहीं जरूरत है। Every board code, labor code shall have the same powers as are vested in civil code। या कॉमन सेंस की बात होती है, सिविल कोड के पास सबके पास दे देते हैं। बोर्ड रिकॉन्सिलिएशन कराएगा, ड्यूटीज ऑफ कोर्ट फॉर्म्स और रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 17 में। Every report of a board or court, together with any minute of dissent recorded, every arbitration award and every award of a labor court, tribunal or national tribunal within a period of 30 days from the date of its receipt by the appropriate government, be published shall है। ठीक है? तो it has to be published, but जो period है ये directory है। ये एक judgment में बोला गया था, वो बता दूंगा। Commencement of the award shall become enforceable on the expiry of 30 days from the date of its publication under section 17। Commencement and conclusion of proceedings, certain matters to be। Public utility service में no person employed in a public utility service shall go on strike in breach of contract without informing or notice नहीं मिला। ठीक है? General prohibition of strikes and lockout. No workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in breach of contract, and an employer of such workman shall declare a lockout। तो ये लोग नहीं करेंगे during the pendency of conciliation proceeding। There is no right to strike, ये याद रखिएगा। Illegal strike or a lockout shall be illegal if it is commenced or declared in contravention of section 22 or section 23। Continuous service, uninterrupted service including service which may be interrupted on account of sickness और ठीक है, for a period of 1 year or 6 months he shall be deemed to be in continuous service under an employer for a period of 1 year। इतना ज्यादा डिटेल नहीं जाने की जरूरत है।
ड्यूटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू मेंटेन मस्टर रोल्स ऑफ वर्कमैन, मस्टर रोल्स ऑफ वर्कमैन, ठीक है। 60 days notice to be given of intention to close down any undertaking. Effect of law inconsistent with this chapter. The provision of this chapter shall affect nothing, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, including standing orders. ठीक है, तो इसका इफेक्ट है ओवरराइडिंग इफेक्ट। आई थिंक हमारे काम की चीजें हो गई अब। एक बार जल्दी से केस मैप देख लेते हैं, फिर अपना काम की चीजें हो गई हैं। केस मैप देख लेते हैं जल्दी से। आ जाओ। State of Madras versus CP Sarthi. This is reference of an industrial dispute. State of Bombay versus KP Krishnan. Telco Mazdoor Sabha versus State of Bihar. Delhi Crude and General Mills Company Limited versus Workman Mahal Tata Iron Steel Company Limited versus State of Jharkhand. तो इसमें इंपॉर्टेंट दिल्ली क्लूथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन हो जाता है, और स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस केपी कृष्णन, ये वही उसी पे रिलेटेड है कि नेचर ऑफ रेफरेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, बस इतना याद रखिए। अवार्ड्स एंड सेटलमेंट, ठीक है, नीचे ड्यूरेशन टर्मिनेशन, सरसेल्क और रेमिंगटन लैंड, ये उस पे सेक्शन 17 पे है। इसमें ये मैंडेटरी है कि आपको पब्लिश करना, लेकिन जो 1 महीने का पीरियड है वो डायरेक्टरी है। सरसेल्क में बोला गया था मैंडेटरी है पब्लिश करना, और 1 महीने का पीरियड डायरेक्टरी, ठीक है। देखिए, दिल्ली क्लोथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड वर्सेस कुशल भान, इट्स अ कुशल भान, और वह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, वर्सेस वर्कमैन 1987। सॉरी, मैनेजरियल प्रेरोगेटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शन, इसमें ये भी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन एंड टाटा ऑयल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेमनाथ बाली वर्सेस रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एंड अनदर। पावर ऑफ, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे, इसीलिए मेरी आवाज में वो जोर नहीं है, बट ये करना है इसको। पावर्स ऑफ एडजुडिकेटरी अथॉरिटीज, पावर इन केसेस ऑफ डिस्चार्ज डिसमिसल, वर्कमैन ऑफ मिसेस फायर नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ठीक है। काइंड्स ऑफ वेजेस, मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, मिनिमम वेज, फेयर वेज, लिविंग वेज, ठीक है। इसमें ये तीनों केसेस से रिलेटेड हो जाते हैं। क्राउन एल्यूमिनियम वर्क्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन इंपॉर्टेंट है। ग्रीव्स कॉटन कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन, और द वर्कमैन वर्सेस द मैनेजमेंट ऑफ स्टार्ट कंपनी लिमिटेड। बेस्ट अंडरटेकिंग वर्सेस अग्नेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट, ठीक है, कि कोई अगर एक्सीडेंट हो गया इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो क्या आता है। ओके, ठीक है। अ, ठीक है दोस्तों, ये हो गया अब अपना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मतलब ये हमारे लेबर लॉ की तैयारी लगभग पूरी हो गई। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताइएगा, हम स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में आईपीआर डिस्कस करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, ताकि आपकी तैयारी लगभग, इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर ब्रेड्थ रादर देन डेप्थ एज एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।